हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके ऊपर बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन भी आ चुके हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग सिंपल एब्रीविएशन के फॉर्म में EAN बोलेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो होता क्या है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर बहुत डिटेल में सिखाया था और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना मैंने आपको सिखाया था बहुत डिटेल में। ठीक है, तो मैंने ब्रिज लिगैंड कंपाउंड जो है, इवन पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड जो है, उसके बाद में दो कॉम्प्लेक्स होंगे, दो स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, उसके अंदर भी मैंने आपको बहुत सारे कंपाउंड निकालना सिखाया था। ठीक है, सॉरी। लेक्चर नंबर 7 के एंड में मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था जिसमें अप्रोक्सीमेटली 37 क्वेश्चंस थे। तो स्टूडेंट्स, वो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। तो मैं फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, सबके आंसर भी बता देता हूँ, तो आप लोग टिक करते रहना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें डाउट रहेगा उसके ऊपर वहां पे नोट भी लिख लेना। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे आर्बिट्रेरी, तो प्लैटिनम का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला एक ही ऑप्शन है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो +4 ही हो सकता है, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, कॉलम 1 में आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, कॉलम नंबर 2 में आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल दिया है। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बेटा, NiCO4 दिया है, तो CO तो 0 होता है, तो निकल का इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो A का क्यूब, ठीक है, मैं साइड में से यहाँ पे लिख लेता हूँ, A का आएगा क्यूब। नेक्स्ट, FeH2O NO+2, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने बोला था आयन का कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है तो जनरली NO को हम लोग +1 लेंगे, तो +1 होता जाएगा, -1 हो जाएगा, तो Fe जो होगा वो +1 हो जाएगा। सो B का आ जाएगा P। नेक्स्ट, सी। अगर मैं देखूं तो CO तो 0 होता है, तो इसमें सी का आंसर आ जाएगा S, मतलब -2। तो ऑब्वियसली एक ही बच्चा है, फिर डी का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज आर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 में क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स दिया है। कॉलम 2 में कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फर्स्ट वाले की बात करें तो NH3 मोनोडेंटेट लिगैंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ लिगैंड इनटू इट्स डेंसिटी। तो 5 × 1 5, और NO2 भी मोनोडेंटेट ही है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। तो 6 है बेटा आंसर आर। उसके बाद में अगर मैं बी की बात करूं, ध्यान देना, अगर मैं बी की बात करूं तो C2O4 है। C2O4 क्या है, बाइडेंटेट लिगैंड है। तो बाइडेंटेट लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड्स कितना है, 3 है, तो 3 × बाइडेंटेट, तो 3 2 6, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, आर। नेक्स्ट, सी की बात करें, जरूरी नहीं बेटा कि सबका अलग अलग है, सेम भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें सी की, तो इथिलीन डायमाइन जो है, देखो क्रोमियम के साथ में कौन है, EN इज अ बाइडेंटेट लिगैंड, तो उसका तो 2 हो जाएगा। और मिथाइल एसिटेट, ये जो एसिटेट ग्रुप है वो जो है बेटा क्या है, मोनोडेंटेट है, तो 3 और 2 5, 5 वाला कौन सा ऑप्शन है, एस। उसके बाद में डी। नेक्स्ट की बात करें अगर, तो अमोनिया बेटा प्लैटिनम 2 है, प्लैटिनम है, उसके बाद अमोनिया 2 है, और 2 हो गया, और C2O4 क्या है, ऑक्सलेट आयन है, उसका डेंसिटी 2 है। सो 2 + 2 4, तो 4 वाला आंसर क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा बच्चों। तो एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको अभी हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ लिगैंड्स की ही बात हो रही है। अगर आपको लिगैंड्स के कंसेप्ट पता है तो आपको सब इजी लग रहा होगा, वरना तारे जमीन पे होता होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन दिस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कौन है, कोबाल्ट En ट्वाइस Cl2। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगैंड इनटू डेंसिटी। तो इसके कितने लिगैंड है, 2 इंटू, प्लस इसके भी 2 लिगैंड है, 2 इंटू इसकी डेंसिटी 2, इसकी डेंसिटी 1, तो 2 2 4, 4 + 2 6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अभी ओरली करते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स इज, तो नंबर ऑफ लिगैंड्स इनटू इट्स डेंसिटी, सो 3 इंटू C2O4 इज एन ऑक्सलेट आयन, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2, दैट इज 6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन NiC2। ये तो ऊपर वाला ही था सेम, नहीं इसमें क्या पूछा है, देखो ये गड़बड़ हो जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है बेटा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे बताओ, NiC2O4 3 माइनस, ऐसा है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो Na को क्या मानेंगे, x + 3 इंटू ऑक्सलेट C2O4 2 माइनस होता है, इक्वल टू -6, तो इसका आंसर हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा, +2, राइट।
ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट 8? कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ लिगैंड इनटू डेंसिटी। तो 6 into 1 दैट इज मोनोडेंटेड है ना, 6 into 1 6 1 जा 6। सर वो क्लोरीन वो तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तो आयनाइजेशन स्फीयर होता है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में सिखाया था, वो आपका लिगैंड नहीं है। तो इसका डेंसिटी सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन FeCO5, CO तो बेटा न्यूट्रल होता है, तो FeCO5 में Fe का क्या ऑक्सीडेशन हो जाएगा 0, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन which of the following complex show coordination number 6? किसके अंदर coordination number 6 है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, बाकी सब में coordination number कितना है बच्चों 4 है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, 9 का आंसर बी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज 0? ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें CO आए, CO है क्या? हाँ सर है ना, ऑप्शन बी में देखो, तो उसमें CO न्यूट्रल हो जाएगा, बाकी सबके ऊपर तो चार्ज है ही बेटा, तो क्रोमियम इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन, तो क्रोमियम को बेटा अगर हम लोग X लेते हैं, वाटर न्यूट्रल है, 3 क्लोरीन का 3 माइनस उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा +3, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, in the coordination compound K4FeCN6 the oxidation state of ion is +2। क्यों? 6 साइनाइड का 6 माइनस हो जाएगा, 4 पोटेशियम का 4 प्लस हो जाएगा, तो 6 और 4 दो डिफरेंस करोगे तो 2 -2 उधर गया तो +2 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा +2। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the following statement is wrong? Which of the following is a wrong statement? NiCO4 has oxidation number of +4 in nickel। नहीं, NiCO4 में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों 0 होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि राइट है? रॉन्ग है, वही तो हमको ढूंढना था, हो गया आंसर ए। NiCO4 has oxidation number 0 for nickel, absolutely correct। Ni is a metal, definitely transition metal है। CO is a gas, कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैस सबको पता ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा 13 का ए। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इन K3FeCN6 इज डेफिनेटली क्या हो जाएगा बच्चों +3। क्यों? पोटेशियम का 3 प्लस 6 साइनाइड का 6 माइनस, तो आंसर आ जाएगा +3, दैट इज ऑप्शन बी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। 15 क्वेश्चन देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें 80% स्टूडेंट्स खाई घाई में रॉन्ग करते बेटा, सर इसमें क्या रॉन्ग करना है, जैसे इतना तो इजी है, सिल्वर तो +1 ही होता है ना, यही गड़बड़ करते हैं सब लोग। क्वेश्चन क्या दिया था अच्छे से रीड करो। The charge on question number 15, the charge on AgCN twice minus complex is, अगर आपने प्रिंट आउट ले लिया इसका तो अंडरलाइन करो, कॉम्प्लेक्स बोला है उन्होंने, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज है, सिल्वर का थोड़ी पूछा है। द चार्ज ऑन AgCN ट्वाइस माइनस कॉम्प्लेक्स इज, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है -1, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 16, the coordination number and the oxidation number of element E in the complex, coordination number भी पूछा और oxidation number भी पूछा है। So पहले coordination number निकाले, ठीक है, तो C2O4 और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर NO2 है, तो coordination number क्या करेंगे बताओ, नंबर ऑफ लिगैंड इनटू डेंसिटी प्लस ये कितना एक ही है ना, इसकी डेंसिटी 2 है, कौन है ये ऑक्सलेट है, तो 2 2 4 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो या तो आंसर सी या फिर आंसर डी है। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, X प्लस En मतलब न्यूट्रल होता है, ऑक्सलेट मतलब -2 होता है, ऑक्सलेट क्या होता है -2 और NO2 कितना होता है बेटा -1, कोई चार्ज नहीं है इक्वल टू 0, सो ये -2 और ये -1 -3 उधर गया तो +3, तो इसका आंसर आएगा 6, +3 या 6, 3, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन जी सॉल्ट, ये जी सॉल्ट ही तो है, तो अगर आपको पता है तो आप फटाक से सॉल्व भी करोगे, नहीं तो आपकी जगह पे कोई दूसरा बच्चा होगा तो वो बेटा ऐसे सॉल्व करेगा, उसका टाइम जाएगा, तो आपका सीट कंफर्म होते जाता है, ऐसे ही आप टाइम बचा सकते हो बच्चों, तो इसका आंसर आएगा +2, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड Fe हैज द ऑक्सीडेशन नंबर +3, किसके अंदर Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है, तो फर्स्ट वाले में NO3 के ऊपर -1 होता है, तो 2 NO3 है तो Fe उसमें +2 है, दूसरे वाले में C2O4 2 माइनस होता है, तो Fe के ऊपर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरी बात अगर बात करें यस, तो इसमें वाटर न्यूट्रल है, 3 क्लोरीन है, तो Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है +3 में है, और लास्ट वाला जो आपका सॉल्ट है
डबल सॉल्ट है वो, Fe2+ है बेटा उसमें। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम, अभी ऑक्सीडेशन नंबर ओरली निकालो। चलो सर, 14 पोटेशियम का 3+ C2O4 का -2 होता है, तो उसका नंबर दिया 3, तो 3 2 जा 6, 6 में से 3 गया 3, तो +3 आना चाहिए। इसका मतलब आंसर या तो बी या सी होगा। और C2O4 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ लिगैंड इनटू डेंसिटी, सो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन इन द कॉम्प्लेक्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एंट्रेंस में आते हैं। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe, तो फर्स्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, देख लो। FeCN6 है ना, तो 6 हो गया। फिर FeCN6 3- उसमें भी 6 है। और ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। और लास्ट वाले में FeCl4 है, तो उसमें क्या आ जाएगा? 4, तो 6 6 4, ऑप्शन यस इट इज बी। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक है। आउट ऑफ द टॉपिक इन द सेंस, मैंने आपको बोला ना 95% क्वेश्चन तो लेक्चर से रिलेटेड हो गए, 5% जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा उससे रिलेटेड होगा। रीड द क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स इज। ठीक है ना, तो सबसे पहले मुझे था इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? CrCl, En ट्वाइस Cl2 Cl, करेक्ट। तो अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो ये तो 0 हो गया, ये x है, ये -2 और ये -1 हो जाएगा, तो टोटल -3 उधर गया तो +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। ऐसा कोई ऑप्शन है? सर बहुत सारे, सब में +3 ऑलमोस्ट, खाली डी को छोड़ के, तो +3 हो गया। फिर अगर मुझे किसी ने पूछ लिया इसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये 2 2 जा 4, क्यों? नंबर ऑफ लिगैंड इनटू डेंसिटी, 2 2 जा 4 प्लस 2 into 1, इसको मत गिनना, तो आंसर कितना आएगा? 6, सो 3,6, 3,6। और बीच में डी ऑर्बिटल का भी पूछा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ सर, 2 ऑप्शन है, ठीक है ना, +3 4D, 6 +3 3D, 6। अभी इस बीच वाले का क्या मीनिंग है? क्रोमियम जो है इसका कौन सा डी ऑर्बिटल गिना जाता है? सर ये तो 3D सीरीज का है, D1F ब्लॉक हो गया हमारा, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है ना। साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन, देखो तो 3D, तो इसका आंसर क्या आएगा? +3 3D एंड 6, ऑप्शन सी आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe in K4FeCN6 is, what is the oxidation number of Fe? क्या है बताओ? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe कितना? 6 साइनाइड है, 6- और 4 पोटेशियम है, तो 4+, तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा +2, तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, this was question number 22. Next, question number 23rd, the coordination and oxidation number of X in the given compound is SO4 बेटा। हाँ, अभी यहाँ पे गड़बड़ है सर, आप बोलोगे सर SO4 माइनस जो होता है या फिर जो SO4 होता है वो तो क्या है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड है। कौन सा लिगैंड है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड है, बराबर है। तो अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लेंगे? 1 लेंगे कि 2 लेंगे? तो मैंने आपको बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली क्या होता है? 4 और 6 मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 5 हो चुका है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली ये 2 तो नहीं होगा, क्यों? 2 होगा तो 7 हो जाएगा, वो जो कि कम स्टेबल होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेंगे? 1, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे बताओ? ऑक्सीडेशन नंबर ये -2 हो जाएगा, ये न्यूट्रल है और ये -1, तो -3 उधर गया तो +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +3, तो 6,3। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन फेरोसिन इज। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बेटा टाइम बच जाएगा एग्जाम में। ऑप्शन सी, दैट इज +2। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ फेरोसिन इज, फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ फेरोसिन? Fe eta5, याद है कुछ? C5H5 कितनी बार था? 2 बार। इसको मेटालोसिन सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। सर वहां पे तो eta5 नहीं दिया है, वो चलेगा ना, C5H5 ट्वाइस दिया ना, और तो कोई ऑप्शन है नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट KCOCN4। Cn का बेटा 4- हो जाएगा क्योंकि 4 है और एक पोटेशियम है, तो उसका +1 है, तो -3 बचेगा, उधर जाएगा तो +3, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? डी आएगा ना। नेक्स्ट, सॉरी सी आएगा, सी, माय मिस्टेक। ऑप्शन क्या आएगा? सी, +3 चाहिए ना अपने को। नेक्स्ट,
पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच हैज इथीन, इथीन आया तो कौन सा सॉल्ट, जीस सॉल्ट, as one of its component is option is G's salt. This was question number 28, option A. Next question number 28 था ना वो. Next question number 29. In FeCO5 the FeC bond possess, मैंने बताया था नॉन क्लासिकल लिगेंड, तो Fe और C में C जो है, ध्यान दो इधर, Fe जो है, ये जो CO है वो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर सिग्मा कैरेक्टर भी है, पाई कैरेक्टर भी है, दैट इज बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर. तो ऑप्शन क्या आएगा, बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, ऑप्शन डी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये डीएनए ब्लॉक का है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम, किसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. तो बेटा इसमें हम लोग को सब में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा. अगर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन देखता हूँ, MnO4 माइनस लिखा हुआ है, तो Mn जो है बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो गया, और +7 होते ही बेटा 3d क्या हो जाएगा, 0. तो इसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए. ठीक है, चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 रीड करो. कॉलम 1 कॉम्प्लेक्स दिया है, कॉलम 2 में कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है. ठीक है ना, कॉलम 1 में कॉम्प्लेक्स दिया है, कॉलम 2 में कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है. ए, चलो बताओ ओरली. 3 × 2, 3 2 जा 6, तो इसका क्या आ जाएगा, P. फिर EDD है बेटा, कुछ नहीं लिखा है तो हेक्साडेंडेट ही मान के चलेंगे, और एक ही है तो उसका भी 6C आएगा. निकल का, और ये C का, निकल CO4 दिया है, CO क्या है, मोनोडेंडेट लिखे ना, 4 बार है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो क्या आ जाएगा, Q. इसका भी P और इसका भी P, दोनों का सेम ही है. उसके बाद में AgNH3 ट्वाइस, तो इसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 2 है मतलब R, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा तो R. FeCO5, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5. एकदम इजी था ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिनेटली आप डर गए होंगे सर ये कैसा स्ट्रक्चर है, बट इसका आंसर 0 है. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस स्ट्रक्चर, CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो जितने भी लिगेंड है वो सब 0 है, तो डेफिनेटली CO का दैट इज कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 0, दैट इज डी, ऑप्शन डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33. Which of the following organometallic compound is sigma and pi bonded? तो बेटा आप लोगों को मैंने ये सिखाया था, जीस सॉल्ट पता है आपको, जीस सॉल्ट, जो जीस सॉल्ट मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है ना, यहाँ पे बताया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द कंपाउंड, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं इस कंपाउंड में, वो आपको पता करना है. तो देखो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऐसे, अभी सर ऐसा तो नहीं दिया था, वो आपको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से इसको लिख के आपको सॉल्व करना है. CO कितनी बार है, 3 बार है. देखो इस तरीके से लिखना होता है. ठीक है, तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, गिवन कंपाउंड रहेगा उसमें बोलेंगे सिग्मा और पाई कैसे, 2019 में नीट में ही आया था. तो इसमें ना टाइम वेस्ट मत करना, इसमें हमेशा याद रखना आप लोग पाई बॉन्ड ही गिनना. पाई बॉन्ड गिनो, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होगा तो 1 पाई बॉन्ड होता है. तो इधर 2 पाई, इधर भी 2 पाई, तो टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 और 2 4, इधर से 1 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 पाई बॉन्ड है इसमें. तो 11 वाला ऑप्शन कौन सा है बच्चों, 11 वाला ऑप्शन 2 हो गया बेटा. तो ए भी राइट हो सकता है 19 11, और सी भी राइट है 13 11, राइट. तो अभी आपको क्या है, ये तो पाई बॉन्ड हो गया, अभी सिग्मा बॉन्ड गिनो बच्चों. सिग्मा बॉन्ड कैसे गिनेंगे बताओ, इसमें एक सिग्मा होगा, इसमें भी एक सिग्मा, तो 1 2 3 4 5, एक गिनेंगे इसमें से, 5 के बाद ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो आंसर कौन सा राइट है, ए. और वैसे ही बेटा 10 11 के आगे गया तो आपको चेक करने की जरूरत, 13 के आगे गया तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज 13 के आगे तो एक ही ऑप्शन था, दैट इज 19 11, दैट इज ऑप्शन ए. इसका आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच कंपाउंड सिनर्जिक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट. सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब मैंने तुमको इलेक्ट्रॉन दिया, तुमने हमको इलेक्ट्रॉन वापस दिया, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए, that is NiCO4. याद है ना, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स. नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच रिजल्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर नोन एज मेटल कार्बोनिल्स. अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, जिसमें भी CO होगा, और जनरली ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं,
मेटल कार्बोनिल, और NiCO4 तो हमने मॉन्स प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज भी किया था। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन द गिवन कंपाउंड, ये लास्ट लेक्चर में मैंने सॉल्व कराया था। अगर आप लोग वापस सॉल्व करना चाहते हो, देखो PtNH3 4 टाइम्स Cl2, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। अगर 6 है तो प्लैटिनम +4 होगा, तो +4, और नेक्स्ट वाले में PtCl4 दिया है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा तो प्लैटिनम इज +2, तो +4, +2, दैट इज ऑप्शन ए। इस तरीके से अपना काम आसान हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr(eta6) बेंजीन ट्वाइस, तो बेंजीन तो न्यूट्रल होता है तो 0 0, और क्रोमियम भी क्या हो जाएगा फिर? 0, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन था, तो हम लोग ने पूरे कंप्लीट कर लिए, अराउंड 38 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। सो दिस इज द एंड ऑफ वर्कशीट नंबर 7, और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बोर्ड क्लीन करिए, अभी हम लोग स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि इसके अंदर जो मैं कार्बोनिल्स के कंसेप्ट सिखाऊंगा वो बहुत बार एंट्रेंस में जेई एडवांस तक भी पूछे गए, तो एकदम ध्यान से सुना, बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे। एक ही छोटा सा टॉपिक ही कवर करेंगे, उसमें ही अपना टाइम निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या? एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था सिडविक, ठीक है, सिडविक करके साइंटिस्ट थे। उन्होंने बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी, सुनो मेरे बात को वर्ड से एकदम ध्यान से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दिया था, जिसको उन्होंने नाम दिया था सिडविक थ्योरी, ठीक है ना। तो सिडविक थ्योरी जो है, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है, कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल नहीं है, वो हम लोग सिडविक के कंसेप्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग 8-9 स्टैंडर्ड के अंदर चले जाए केमिस्ट्री के, तो कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। या फिर जो ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा पुराना हो गया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले कि कोई भी एटम उधर तक या तब तक बॉन्ड बनाता है जब तक उसके आजू बाजू में किसी नोबल गैस जितने इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? सुना? किसी नोबल गैस जितने इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। क्यों? क्योंकि नोबल गैस आर कंसिडर्ड टू बी हाईली स्टेबल। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा, या फिर उतने ही बॉन्ड बनाएगा शेयरिंग करके, कोवेलेंट बॉन्ड, ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उसके आजू बाजू में, वो उतने हो जाए कि वो नियरेस्ट नोबल गैस के करीब आ जाए। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन उसके नियरेस्ट नोबल गैस के करीब आ जाए, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो इसी का कंसेप्ट है। तो बेसिकली सिडविक जो साइंटिस्ट थे, सिडविक introduced a concept of effective atomic number in order to explain the stability of coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सिडविक ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम लोग EAN बोलते हैं। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? वो इट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इट इज द टोटल नंबर ऑफ total number of electron with central metal atom after loss of electron मतलब फॉर्मेशन ऑफ कटायन। मुझे बताओ, जनरली कॉम्प्लेक्स में मेटल के ऊपर क्या चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है, और लिगैंड उसको क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसको सिंपल वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं कि पहले मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर लिगैंड उसको इलेक्ट्रॉन देगा। वापस बोलो, पहले मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर लिगैंड उसको इलेक्ट्रॉन देगा। सो यही तो बोला ना, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ सेंट्रल मेटल एटम
आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्या, कटायन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से गेन कर रहा है, फ्रॉम द लिगेंड, फ्रॉम द लिगेंड, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद चलो, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अगर उसके पास में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है वो किसी नियरेस्ट नोबल गैस को अगर इक्वल हो जाए तो बेटा वो कॉम्प्लेक्स हाईली क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। और ये वाला कंसेप्ट किसने दिया था, मिस्टर सिडविक ने, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला है सिंपल, EAN is equals to Z minus X plus Y. Simple सा formula, Z minus X plus Y. Now what is the meaning of this Z? Where Z is equal to atomic number of central metal atom. Atomic number, atomic mass number नहीं, atomic number of central metal atom. X का मतलब होता है oxidation number of सेंट्रल मेटल एटम। अभी पता चला मैंने ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी क्यों सिखा दिया, क्योंकि आगे अभी ये सब एक एक चीज यूज होती जाएगी, ठीक है। Y का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है लिगेंड डोनेट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, Y, ठीक है। अभी जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, एग्जांपल K3 FeCN6, करेक्ट ना। अभी K3 FeCN6 इस कंपाउंड का मुझे अगर EAN निकालना है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, Z, X एंड Y। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? Z का मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। Fe का एटॉमिक नंबर 26, DNF ब्लॉक हो चुका है हमारा, DNF ब्लॉक हो चुका है, उसमें हमने पढ़ा है ना एटॉमिक नंबर 26 Fe का। साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन, फेकोनिकू जिंक, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता ना, 3 पोटेशियम का 3 प्लस, 6 साइनाइड का 6 माइनस, तो -3 बचा, उधर गया तो +3। अभी अगर आप उसका एक्स मेथड से निकालते बैठोगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। तो धीरे धीरे हैबिट डालो, ठीक है ना, जल्दी नहीं चलेगा बट धीरे धीरे हैबिट डालो। उसके बाद में मुझे था y कैसे आएगा, y इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। इसका शॉर्ट ट्रिक बताओ, इसका शॉर्ट ट्रिक है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2, एकदम सिंपल। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 है, ये मोनोडेंटेड है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते बताओ सर, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। व्हाट इज द नंबर ऑफ लिगेंड, 6, 6 इनटू 1 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, क्योंकि एक लिगेंड कितना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 6 2 12 हो जाएगा, बराबर। तो अगर मैं इसका EAN निकालूं तो ये हो जाएगा Z minus X plus Y. So what is the value of Z बच्चों, it is 26 -3 कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे फॉर्मूला में ही माइनस है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बस, +12। सो बताओ कितना हो जाएगा, 26 और 12 ऐड करो 38 में से 3 गया, 38 में से 3 गया तो 35। और सबको पता है नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस जो होता है बेटा वो कितना होता है, 36 होना चाहिए था। तो क्या ये नियरेस्ट नोबल गैस को मैच कर रहा है, नहीं, मतलब उसके करीब आ गया, तो स्टेबिलिटी तो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, बढ़ ही जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, NiCO4, इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। NiCO4 अगर मैं इसके अंदर Z निकालूं, ठीक है ना, तो बच्चों निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, आयन का Fe2Ni2, राइट। तो ये 26 27 28, तो इसका Z हो जाएगा 28। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम 0, ठीक है ना। और Y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 4 2 8, ठीक है, सिंपल। तो अगर मैं इसका EAN निकालूं तो Z minus X plus Y, what is the value of Z, 28 minus 0 plus 8, 28 plus 8 is 36। तो ये नियरेस्ट नोबल गैस नहीं, तो परफेक्ट नंबर आ रहा है, तो बेटा ये हाईली क्या हो जाएगा, स्टेबल। इस वजह से तो बेटा हम लोग इसको पढ़ चुके हैं किसमें, मॉन्ड्स प्रोसेस में, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट EAN फॉर सेंट्रल मेटल एटम। और EAN हमेशा किसके लिए निकाला जाता है, सेंट्रल मेटल एटम के लिए निकाला जाता है। तो ये भी एक पॉइंट लिख लेते हैं, EAN is always calculated for
सेंट्रल मेटल एटम, बराबर। तो कैलकुलेट ईएम फॉर सेंट्रल मेटल एटम। जरूरी नहीं है बच्चों ये एटॉमिक नंबर आपको एग्जाम में दिया होगा, याद रखना है, बिकॉज डीएनए ब्लॉक तो हमारे सिलेबस में है ही है ना। चलो सॉल्व करो। नंबर 1 K4 Fe Cn 6B Fe eta 5 C5 H5 twice C chromium eta 6 C6 H6 twice। चलो ये सॉल्व करो। एक और दे देता हूँ छोटा वाला, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। चलो सॉल्व करो। हुआ। चलो अभी अपन यहाँ पे EN डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज +2 प्लस 6 2 12, तो ये कितना हो जाएगा 38, उसमें से 12 गया 36। तो ये आपका EN रूल को फॉलो कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि क्या ये EN को फॉलो कर रहा है, नहीं, तो क्या ये EN को फॉलो कर रहा है, हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट ये लेक्चर नंबर 8 के एंड में जो पीडीएफ मिलेगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेस EN रूल, ठीक है ना। तो ऐसे जिसमें परफेक्ट नंबर आ जाएगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका EN कैसे निकालेंगे। Fe है तो बेटा 26 माइनस Fe जो होता है इसमें +2 होता है, और मैंने आपको कल ही सिखाया था इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना, तो ये 3 और ये 3 कितना 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, याद है, सॉल्व करके बताया ना लास्ट लेक्चर में। तो इसका भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर का डबल होता है y। तो ये कितना है 38, ये तो सेम ही होना 36, तो परफेक्ट है। देखो फेरोसिन बेटा EN को फॉलो भी कर रहा है, तो हाईली क्या हो जाएगा स्टेबल। चलो नेक्स्ट EN इसका निकालो। क्रोमियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, साइंस टीचर वेरी क्लेवर, 21 2 3 24, तो ये 24 माइनस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, बिकॉज बेंजीन न्यूट्रल है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था कितना था, इसका भी टोटल कितना था 6 ही था ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर डबल कितना हो जाएगा 12, तो ये भी आ रहा है परफेक्ट 36। तो ये भी EN को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है बच्चों, ठीक है। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। अभी अगर समझो आपको उनको परेशान करना है तो वो क्या करेंगे, the coordination or the EAN value for brown ring complex is, repeat the question, the EAN value for brown ring complex is, ठीक है ना। वहां पे जग सुना सुना क्यों लगेगा बेटा, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है क्या, ठीक है ना, तो वहां पे बेटा थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बार बार चीजें, जैसे सिस प्लैटिन है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा, मैं बहुत बार हर डीपीपी में ट्राई कर रहा हूँ, हर वर्कशीट में ट्राई कर रहा हूँ, हर लेक्चर में उनके बारे में बोलने के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, ताकि चीजें बार बार बोल बोल के हमको याद हो जाए, ठीक है। तो इसका अगर मैं EN निकालूंगा तो 26 हो जाएगा, माइनस 26 माइनस बताओ ऑक्सीडेशन नंबर, ये +1 है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता है, Fe का तो +1 ही लेते हैं हम लोग। फिर बताओ, इधर मैंने शायद से गलती कर दी, इधर 5 आएगा ना, ठीक है। बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, तो ये 12 हो जाएगा, तो 12, तो बताओ 36, ये 37 आ जाएगा, 38 का 37 आ जाएगा। तो क्या ये EN को फॉलो कर रहा है, नहीं। तो स्टूडेंट्स ये तो हम लोग ने इजी क्वेश्चंस किए, और थोड़े से और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। 5th क्वेश्चन, सेम कैलकुलेट EN फॉर द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन K3, आप लोग स्टार्ट करो बच्चों, राम भरोसे मत बैठो। C4 C2O4 थ्राइस, इसका EN निकालना है। 6th क्वेश्चन, G सॉल्ट K PT Cl3 eta स्क्वायर C2H4, उसके बाद में PT
ये आपका सिस्प्लैटिन। अब सब लोग बोल रहे सर प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर कितना ना 78। नेक्स्ट 8th वन K2 PtCl6। 9th वन K2 HgI4। मर्क्यूरी का 80 होता है बच्चों। नेक्स्ट K2 PdCl4। प्लैटिनम का 78, मर्क्यूरी का 80 और पैलेडियम का 46। ठीक है ना। डीएनए ब्लॉक में तो सब बताया ही था, फिर भी लिख लो चाहिए तो। नेक्स्ट सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके इन सबको सॉल्व करिए। हो गया, चलो डिस्कस करें। बताओ इसका ये कोबाल्ट इज 27। नेक्स्ट माइनस ये -6 हो जाएगा बिकॉज इसका C2O4 2 माइनस होता है, -6 और ये +3, तो +3 बचेगा। प्लस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, 6 2 12, तो ये कितना हो जाएगा 39 में से 3 गया 36, तो इसका मतलब ये EN को फॉलो कर रहा है। ये जी सॉल्ट है, ठीक है ना। बताओ इसका EN कैसे निकालोगे। सब प्लैटिनम का 78 माइनस व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन जी सॉल्ट सब +2, सो नो नीड ऑफ डूइंग दैट डोंकी वर्क, ठीक है ना। डोंकी वर्क करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। प्लस अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था सर, ये क्या पता है सबको। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, याद है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था। 4 2 8, तो बताओ 78 और 8 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो 86 में से 2 निकालेंगे तो 84 हो जाएगा। सब बराबर ना, देख लो आप लोग, बराबर 84। तो स्टूडेंट्स नोबल गैसेस सबको पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। बताओ इसका 2 10 18 36 54 एंड 86। तो ये नियरेस्ट नोबल गैस के इतना करीब नहीं है, 84 है और वो 86 है। चलो नेक्स्ट ये क्या है, सिस्प्लैटिन है। तो बताओ इसमें EN कैसे निकालेंगे। EN कैसे, EN प्लैटिनम का 78 माइनस इसमें प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में ही है, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना। प्लस अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, सेम ही आ रहा है तो 84 हो जाएगा। सो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which of the following complex have same EN values, ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन वो डीपीपी में वर्कशीट के फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसका EN निकालते हैं। EN इज इक्वल्स टू प्लैटिनम है तो 78 माइनस 78 ऑक्सीडेशन नंबर, चलो नहीं सॉल्व करते, मेरे को तो पता चल गया +4। बोलो कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो प्लैटिनम या पैलेडियम होगा तो +4 ही होगा, और सॉल्व भी करेंगे तो -6 और इसका +2 -4 उधर गया तो +4, 6 2 12, तो कितना हो जाएगा, ये 74 है और इसमें 12 ऐड करेंगे तो 86, परफेक्ट आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन है, देखो which of the following platinum complex follows EAN rule, कुछ समझे ही नहीं। which, ये भी प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, ये भी और ये भी। which of the following 3 platinum complex has perfect और which follows perfect value of EN और gives perfect value of EN, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, आंसर इज ये वाला कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट K2HgI4, कुछ याद आ रहा है, P ब्लॉक में पढ़ा था ना, याद करो इसको भी। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी, 80 इसका नंबर है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मर्क्यूरी कितना हो जाएगा, ये -4 ये +2, तो +2 बचेगा उधर जाके। फिर इसका आयोडीन एक मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 4 2 8,
तो ये 78 प्लस 8 किलोगी तो कितना आ जाएगा 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 86, सॉरी 76 नहीं 86। नेक्स्ट, तो ये वाला भी कंपाउंड EN को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ EN इसके, तो बताओ कैसे निकालोगे। पैलाडियम इज 46, तो 46 माइनस पैलाडियम इसमें कौन सा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो +2 ही होगा। सॉल्व करके देखो, नहीं देखोगे तो भी चलेगा। फिर 4 है तो 8 हो जाएगा इधर, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 6, तो 52 हो जाएगा। तो 52 तो बच्चों किसी भी नंबर के, हाँ 54 के आजू बाजू में है, तो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट FeCO5, FeCO5 की बात करो, ठीक है। बताओ इसका अगर मैं EN निकालूँ तो Z माइनस एक्स प्लस वाई, 26 माइनस 0 प्लस 10, परफेक्ट 36 मैच हो रहा है, EN को फॉलो कर रहा है। ये भी आप लोग ने कर लिया होगा। क्रोमियम कितना होता है, साइंस टीचर वेरी क्लेवर, 24 बराबर माइनस 0 प्लस 12, इसका भी परफेक्ट नंबर आ रहा है 36 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया किसका, EAN का। तो इसके ऊपर जो कार्बोनिल्स है उसके ऊपर क्या स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो मैंने लगभग बच्चों 12 एग्जांपल्स ले लिए, ठीक है ना, EAN के, और इसके अलावा तो जनरली डिफिकल्ट कुछ है नहीं। बट अभी जो मैं सिखाने वाला हूँ वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जनरली वो नहीं बताया जाता है नॉर्मल लेक्चर्स में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसका फोटो लो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। स्टेटमेंट मैंने पहले से लिख के रखा, बहुत इजी है, जो हम लोग ने पहले भी पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू सिडविक, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें जो EN होता है सेंट्रल मेटल एटम का, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल एटम का, अगर वो किसी भी नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के करीब हो तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, ठीक है ना, इट विल बी मोर स्टेबल। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, एकदम तसल्ली से ध्यान से सुनो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देखो, तो वो जो हम लोग ने एग्जाम्पल पढ़े थे वो है ये। बट स्टूडेंट्स, अगर मुझे किसी ने पूछ लिया जाए कि K3, बहुत नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, और मैं आपको बोलूंगा इसको याद रखना, K3 FeCN6 एंड K4 FeCN6, मेरे पास में ये दो कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है ना। अभी मुझे अगर पता करना है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो मैं कैसे पता करूंगा बताओ। दोनों का मैं EN निकालूंगा, इसका जब EN निकालूंगा तो वो हो जाएगा 26 माइनस +3 प्लस 12, तो ये हो जाएगा आपका 35, ये 35 है 38 में से 3 गया 35 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका EN निकालूं तो ये 26 माइनस इसका +2 प्लस 12, ठीक है ना, इसका आंसर आता है बच्चों परफेक्ट 36 आ रहा है, बराबर है ना। इसमें Fe जो था वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +3 में, और यहाँ पे जो था Fe +2 में था। सो अकॉर्डिंग टू सिडविक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू सिडविक थ्योरी, इसको मैं कॉम्प्लेक्स A नाम दे दूं, इसको कॉम्प्लेक्स B नाम दे दूं, तो B का EN परफेक्ट आ रहा है। सो B कॉम्प्लेक्स, अकॉर्डिंग टू सिडविक थ्योरी, कॉम्प्लेक्स B इज मोर स्टेबल देन A, अकॉर्डिंग टू सिडविक थ्योरी। बट जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, बट एक्सपेरिमेंटली it is found that complex A, ये वाला complex A is more stable than complex B. This is the most important statement. एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि कॉम्प्लेक्स A जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स B। इसका जो KF वैल्यू याद है, मैंने पहले भी सिखाया था, इसका KF वैल्यू इसके KF वैल्यू से ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सिडविक
concept is not always true for normal complexes. जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके लिए सिडविक जो कंसेप्ट है वो हमेशा सच नहीं है, जैसे ये वाले कंपाउंड में। और मैं आपको सच बोलूं स्टूडेंट्स, ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, और जनरली स्टूडेंट जब इसका EN निकालते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इसका 36 आता है 35, तो इवन मुझे भी क्या लगेगा ये ज्यादा स्टेबल है। तो स्टूडेंट्स मैं बोलूंगा आपको याद रखना, बिकॉज मैंने वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। सर तो ऐसे कोई भी दो कंपाउंड देंगे, सुन लो, ऐसे दो कंपाउंड देंगे तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो जनरली बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन EN के ऊपर कभी नहीं आता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा है, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, और अगर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो आप EN कभी यूज नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसके लिए इसमें मैंने बोला ना, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, कैलकुलेट द EN ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा ये वाला एग्जांपल सब लोग याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जांपल मैंने डिस्कस भी किया और ये अपने सिलेबस में डिस्कस किया गया है, एक्सपेरिमेंटली इसका बोला गया है करके, ठीक है? तो सब लोग ये एग्जांपल याद रखेंगे। ऐसे दो कॉम्प्लेक्स दे देंगे तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे इन जनरल। क्यों? क्योंकि फिर हम लोग को पता नहीं चलेगा एक्सपेरिमेंटली कौन सा, बिकॉज सिल्विक थ्योरी हमेशा सच नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सच है। तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर एम्बिग्यूटी में आ जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन फिर जनरली पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है? बट मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखनी है, ध्यान से सुनो। सिल्विक थ्योरी इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस इन केस ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं, इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, सिल्विक कंसेप्ट इज ऑलवेज, सिल्विक concept is always followed, हमेशा याद रखना, is always followed। 101% सिल्विक कंसेप्ट फॉलो होना ही होना है। किसके लिए? मेटल कार्बोनिल्स में। मेटल कार्बोनिल जैसे NiCO4, FeCO4 मैंने जो लिखाया था यहाँ पे, 101% सिल्विक कंसेप्ट फॉलो होना ही है, ठीक है ना? इन केस the EN of central metal atom in metal carbonyls is not equal, अगर इक्वल नहीं आए तो क्या करेंगे सर? is not equal to atomic number of next nearest noble gas, next nearest, पहले मैं लिख लेता हूँ, next nearest noble gas, then in that case the central metal atom, in that case the central metal atom will either lose electron, gain electron, ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और विल फॉर्म अ डायमर, will form a dimer। So this is very very important। या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अभी इतना बड़ा जो मैंने पहाड़ लिखा है उसका मीनिंग समझो। मेटल कार्बोनिल में सिल्विक थ्योरी हमेशा हमेशा फॉलो होगी। अगर वहां पे फॉलो नहीं हो रही है तो वो कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे तो फॉलो नहीं भी हो रही थी तभी ये भी क्या था, ये स्टेबल था। बट मेटल कार्बोनिल्स में याद रखना, मेटल कार्बोनिल्स में अगर सिल्विक कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो फिर वो क्या करेगा? अगर उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर वो डायमर बनाएगा। सर ऐसे एग्जांपल्स दो। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल में एक एक एग्जांपल समझाना, लो प्लीज ध्यान से सुनो। एग्जांपल्स की बात करूं तो सबसे पहले फर्स्ट NiCO4, इस कंपाउंड में En निकालो, चलो क्विक। En इज इक्वल टू कोबाल्ट का, सॉरी निकेल का 28 माइनस 0 प्लस 8, तो इसका वैल्यू 36 है। क्या ये En फॉलो कर रहा है? हाँ। दूसरा FeCO5, इसका En निकालो क्विक, 26 माइनस 0 प्लस 10 कितना? 36, ये En फॉलो कर रहा है। थर्ड
क्रोमियम CO6, इसका EN निकालो, इसका EN निकालो, कितना हो जाएगा? क्रोमियम इज 24 माइनस 0 प्लस 12, कितना आ रहा है? 36। तो क्या तीनों के तीनों EN फॉलो कर रहे हैं? हाँ। अभी ध्यान से देखना, MnCO5, क्या ये कॉम्प्लेक्स EN को फॉलो कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो फिर उसको एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन तीनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। सर बताओ जरा, अगर मैं इसका EN निकालूं, बताओ। साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन, ठीक है ना? तो 24 25 हो गया। 25 माइनस 0 प्लस 10, ओके सर ये तो EN फॉलो नहीं कर रहा है। 35 आया ना, तो EN फॉलो नहीं कर रहा है। तो मुझे बताओ, क्या ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट सिडविक के हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। एंट्रेंस स्टूडेंट स्पेशली एकदम ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वरना एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम में फिर आपको जग सुना सुना लगेगा बेटा। क्वेश्चन है बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट? सिर्फ इतना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, खत्म। समझा क्या बोला मैंने? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो मुझे बता बेटा क्या लिखा है, सब देखा देखा पहचाना लग रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? सुनो मेरी बात, अगर मेटल कार्बोनिल है तो 101% सिडविक कंसेप्ट आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है? अगर वो सिडविक कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, ये तीनों फॉलो कर रहे हैं और ये नहीं फॉलो कर रहा है, तो वो कंपाउंड, वो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और उसको एग्जिस्ट करने के लिए इन तीनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। जैसे ये 35 है ना, 35 है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी वो EN को फॉलो करेगा, ठीक है ना? तो आप बताओ, इस वजह से ये कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। और इसको अगर एग्जिस्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? MnCO5 एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो क्या हो जाएगा? MnCO5 गेन किया मतलब माइनस हो जाएगा ना। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl माइनस हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O-2 हो जाएगा। तो वैसे ये कॉम्प्लेक्स एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस हो गया। अभी ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसका EN निकालो, इसका EN निकालो बच्चों, इसका EN क्या आएगा बताओ? 25 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालो Mn का। सर जीरो नहीं, जीरो नहीं है, देखो अच्छे से, Mn को x मानो, CO का 5 into 0 बट इक्वल टू -1 है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn कितना हो जाएगा? -1। तो क्या हुआ? मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आ रहा है। मेटल का, मेटल के ऊपर कभी माइनस देखा है? Na+ देखा है ना, Na- देखा है? नहीं ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे केसेस में पॉसिबल है, क्यों? स्टेबिलिटी का सवाल है। करता मरता क्या नहीं करता बोलते ना हम लोग, मरता क्या नहीं करता है। जो मरने वाला है उसको बोल दिया अभी तू मरने वाला है, ये करेगा तो तू बच जाएगा, तो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो Mn बीइंग अ मेटल, मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके एग्जिस्टेंस का सवाल आ गया बेटा। तो प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 10। तो अब यहां बताओ, 25 25 माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 10 36 हो गया ना। एकदम सिंपल, बराबर है। अभी जेईई एडवांस में क्वेश्चन कैसे आया था देखो बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? एकदम ध्यान से सुनना, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब खुद का क्या कर रहा है? सर खुद का रिडक्शन कर रहा है, undergoes क्या? reduction, undergoes reduction, so therefore it is a dash agent, oxidizing agent हो गया ना पक्का। तो ये कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी सुनो मेरी बात, क्वेश्चन देखना, which of the following is an oxidizing agent? which of the following is an oxidizing agent? अभी तो पक्का जब सुना सुना लगेगा, अरे क्या मालूम क्या क्वेश्चन आ गया। तो ये पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे आएगा? इसके लिए आपने देखा होगा मेरे लेक्चर्स बड़े बड़े हो रहे हैं और एक एक चीज में बहुत 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 ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो अभी मैं क्वेश्चन में आपको क्या पूछा कि इन चारों में से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? कैसे पता चलेगा? कहाँ है ये? मैं तो पेज पलटते पलटते परेशान हो गई सर, परेशान हो गया सर, कहाँ है? मुझे मिला ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट जो है कौन से चैप्टर का है? ये कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही है। और देखो अभी आ गया ना पक्का, सो इट इज अ डैश एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये डिसाइड इस तरीके से किया जाएगा बच्चों।
और एग्जांपल दूं? नहीं दूंगा और एग्जांपल, इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ये जो कंपाउंड हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, आप बताओ इसका जो EN था कितना था? 35 था। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लूज किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका फॉर्मूला क्या बन गया? MnCO5। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। फिर हमने इसका कैलकुलेट किया, EN कितना आ गया? 36 आ गया। बराबर है। अभी बहुत सारे बच्चे ये मन में सोचते होंगे, सर अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो बेटा इन दैट केस वो अपना डाइमर बनाएगा। क्या बनाएगा? डाइमर। डाइमर का मतलब ऐसे दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और वो बनाएगा Mn2CO10। Mn2CO क्या? 10। Mn2CO10 ये है बेटा डाइमर ऑफ इसका MnCO5। सर तो फिर इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, थोड़ा सा याद रखने वाला है, ध्यान देना। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से है, Mn सेंटर में, दूसरा Mn भी सेंटर में, यहाँ पे दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा, मेटल मेटल बॉन्ड है। बच्चों याद रखना, मेटल मेटल बॉन्ड जो होता है वो जनरली डेल्टा बॉन्ड होता है। अभी ये कौन सा बॉन्ड है सर? बताता हूँ। और टोटल कितने CO है? 10 है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये सब जगह पे CO आ जाएंगे। अगर मैं इसका EN निकालूंगा तो पक्का मेरा परफेक्ट नंबर आएगा 36। कैसे सर? बताओ जरा, ध्यान देना। डेल्टा बॉन्ड क्या होता है सर? हमने नाम सुना है सिग्मा, बराबर है, हमने नाम सुना है पाई। ये डेल्टा क्या है? ये नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में तो सिखाया जाता है, बट मैं यहाँ पे बता दूं, डेल्टा बॉन्ड कब बनता है पता है? जब एक मेटल का डी ऑर्बिटल दूसरे मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाए। पी ऑर्बिटल ओवरलैप होता है तो क्या बोलते हैं उसको? पाई बॉन्ड ना। अगर डी ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाए इस तरीके से तो इसको बेटा डेल्टा बॉन्ड बोला जाता है। कौन सा बॉन्ड बोला जाता है? डेल्टा बॉन्ड। तो याद रखना, डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल अगर एक दूसरे के साथ ओवरलैप, पी ऑर्बिटल ओवरलैप होता है ना, तो आप उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हो? सर उसको तो हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं ऐसा। और डी ऑर्बिटल ओवरलैप होगा तो उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? डेल्टा बॉन्ड बोला जाता है। याद रखना, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताओ, इस कॉम्प्लेक्स में अगर मुझे EN निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल है, डाइमर बन गया, ठीक है ना। स्ट्रक्चर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दो, ध्यान से सुनो। Mn का मुझे EN निकालना है तो Mn का एटॉमिक नंबर कितना है? 25। तो अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो फिर वो डाइमर बनाएगा, ठीक है। तो 25 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर अभी भी 0 प्लस, एकदम ध्यान से, ये बॉन्ड नंबर 1, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर 1, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो 5 2 जा कितना? 10। सर लेकिन ये बॉन्ड भी तो है ना एक, ये वाला जो बॉन्ड, याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, डेल्टा बॉन्ड जो है वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस Mn के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, बिकॉज दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन तो इस Mn की तरफ जा रहा है। तो याद रखना यहाँ पे इस Mn का डेल्टा बॉन्ड का हमेशा, याद रखना डेल्टा बॉन्ड का हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा। सो +1 करो, कितना हुआ? 36 हुआ ना। तो देखो डाइमर बना के भी अपना काम चला लिया। सो ये वाला जो 1 आया है वो कहां से आया है? फ्रॉम डैश बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड। अगर आप नोटबुक में सब नहीं लिखोगे ना, थोड़े दिन के बाद भूल जाओगे सब कुछ। तो कौन सा बॉन्ड हुआ? डेल्टा बॉन्ड। तो देखो डाइमर बना के भी अपना क्या कर लिया इसने? सिडविक कंसेप्ट को फॉलो किया। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर, इलेक्ट्रॉन लूज कर, या फिर डाइमर बना उसके चलने वाला काम नहीं है। नेक्स्ट 5th एग्जांपल, ऐसे और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं CO, कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल, CO4, ठीक है ना। अगर मैं इसका EN निकालो, चलो कोबाल्ट कितना होता है? फेक को 27 -0 +8,
27 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 है तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अगर ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, इसको गेन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, CO माइनस, ठीक है ना। अभी अगर मैं इसका EN निकालूं तो बताओ 27 माइनस ऑफ -1 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 36। क्यों, क्योंकि इसमें कोबाल्ट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बराबर है। तो आप बताओ इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब इटसेल्फ अंडरगोस क्या, सर इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, सो देयरफॉर इट इज अगेन डैश एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर अगर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो, इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो इट विल फॉर्म अ डाइमर, ठीक है ना। तो डाइमर मतलब कैसे बनाएगा, 2 CO4 लेगा ये और बना देगा क्या, CO2 CO8, इस तरीके से। तो इसका स्ट्रक्चर जरा डिस्कस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ, ये कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, इन दोनों के बीच में ये कौन सा बॉन्ड, अल्फा बॉन्ड। अभी अल्फा बॉन्ड कहाँ है, अल्फा नहीं डेल्टा है, ये मजाक कर रहा। टोटल CO कितने, 8 है, 1 2 3 4। यहाँ पे नेक्स्ट ये CO कितना है, 1 2 3 4। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। C से अटैच करने के लिए ट्राई करो, यहाँ पे मैंने O से दिखा दिया, C से ही दिखाओ, ठीक है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन एटम तो कौन सा है, C है ना, ठीक है। चलो तो आप बताओ ये वाले बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, डेल्टा बॉन्ड। अगर मैं इसमें किसी भी एक का EN निकाला, जो EN इसका है वही इसका भी होगा। तो अभी आप ये मत बोलना सर आपने इसका EN निकाला, इसका तो नहीं निकाला, दोनों का सेम ही आने वाला है। बताओ कोबाल्ट का कितना था, 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर अभी भी 0। बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर 1 2, इसका तो पूरा गिना जाएगा क्योंकि ये तो लिगैंड है ना, ये 4, ठीक है ना, ये लिगैंड है ना, तो ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं अपन। तो 4 का डबल हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये डेल्टा बॉन्ड में से सिर्फ एक ही गिना जाएगा, तो +1। तो बताओ 28 प्लस 8 36 हो गया, एकदम सिंपल, बराबर है नहीं समझा, पक्का। चलो तो ये हुआ, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर वो क्या बनाएगा, डायमर। सर मैं आपको एक सवाल पूछूं, बोलो ना बेटा, सर इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में जो जेईई एडवांस में पूछा गया था, क्वेश्चन है बच्चों, explain the formation of explain the formation of explain the formation of NaCO4, ठीक है ना, NaCO4, ठीक है ना। अभी अगर अपन इसको डिसोशिएट करें तो ये Na+ हो जाएगा और इधर क्या आएगा, माइनस, ये देखो माइनस। सर ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना, एकदम सिंपल है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में Na क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और सेकेंड स्टेप में ये जो CO4 था, अपने पास जो CO4 था, क्या ये EN को फॉलो कर रहा है, ये देखो क्या ये EN को फॉलो कर रहा है, नहीं। इसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, वो सोडियम का, देखो यही इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, गेन करेगा, और गेन करने के बाद खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO4 माइनस में, पक्का। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, Na+ CO4 विल गिव यू क्या, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो ये आपका बन गया NaCO4, हो गया, एकदम सिंपल, पक्का। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आते हैं, याद रखना डेल्टा बॉन्ड का एक ही गिना जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना, तो लिगैंड ने पूरा दे दिया, ये दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, राइट, इस वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा मैं आपको एक और दो एग्जांपल्स देता हूं, फिर अपन स्टॉप करते हैं आज के लेक्चर। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट EN फॉर MnCO6। बच्चों मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको पूरा अच्छे से खुद से ट्राई करिए,
मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, आप लोग इसको सॉल्व करिए तब तक, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो ठीक है, डन। आई होप आप लोग ने कर लिया होगा। तो आप बताओ इसका EN कितना है? 25 माइनस 0 प्लस 6 2 12, तो इट इज 37। ये तो ज्यादा है, ज्यादा है तो EN को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं। तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। तो मरता क्या नहीं करता। अभी इसको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा MnCO6, बराबर है, एरो पे क्या लिखूंगा? -1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों? अगर Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na प्लस होगा ना। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Mg 2 प्लस हो जाएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 का चार्ज। अगर मैं अभी इसका En निकालूं तो अभी इसका EN निकालेंगे तो 25 तो कंफर्म था। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा, +12, तो परफेक्ट 36 आ रहा है। तो मुझे बता बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब undergoes oxidation, और अगर if it undergoes oxidation so it's a dash agent, reducing agent। ये एक reducing agent का काम करेगा, ठीक है ना। तो अभी मुझे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, which of the following is a reducing agent हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, कैलकुलेट द EN ऑफ Fe का EN निकालना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी गिवन है, समझो। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, EN इज इक्वल्स टू Fe का 26 होता है, प्लस मतलब -0, Fe तो 0 ही है, प्लस अभी मैं कुछ बोल रहा, ध्यान से सुनो। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर 1, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर 2 और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर 3, तो 3 2 6 पक्का। ये कौन सा बॉन्ड है सर? डेल्टा बॉन्ड है। सो ये डेल्टा बॉन्ड है तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा? 1, प्लस सर इसका तो आपने बताया ही नहीं, ये आपका कौन सा लिगैंड के तौर पे काम कर रहा है? ब्रिज ना, ब्रिज लिगैंड है। तो याद रखना, लिखना चाहो तो लिख लो, अगर ब्रिज लिगैंड है तो उसका भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो आधा इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट भी तो हो रहा है ना इधर, जैसे हम लोग ने पी ब्लॉक में पढ़ा था 3C2E बॉन्ड, 4C2E बॉन्ड, वैसा 2C2E बॉन्ड। तो इधर से भी याद रखना, ब्रिज लिगैंड से भी एक ही गिना जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा, बराबर है सर। ऐसा क्यों? क्योंकि CO के पास बेटा टोटल, इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर परमानेंट नहीं है, ऐसे घूम रहा है वो, ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी इधर है, बराबर है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर ये ब्रिज बना के रख रहा है, ठीक है ना। तो 1 2 3 सेंटर्ड है, बट इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 2 ही है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर ये बॉन्ड बन रहा है, तब तक ये बॉन्ड नहीं, तो ये बहुत ही फास्ट होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एटम मोमेंट की बात करें तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3। तो बताओ 26 प्लस 6 32, 32 प्लस 1 33, 33 प्लस 3 परफेक्ट आ रहा है 30। इस कंपाउंड को तो मैंने ऐसे लिखा है, अगर अपन इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखा जाएगा बताओ? Fe कितने हैं बच्चों? 2, CO कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये बहुत बार
एडवांस तक भी पूछा गया है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में सिर्फ मैंने EAN ही सिखाया है, और अगर आपने देखा है तो EAN मैंने बहुत 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 ज्यादा डिटेल में सिखा दिया है ना स्टूडेंट्स। अगर मैं चाहता तो मैं भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करवा के स्टॉप करा सकता था, इसका ये निकालने खुश, आप भी खुश मैं भी खुश, ठीक है। बट स्टूडेंट्स डेफिनेटली जब आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ डाइमर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेटली आप लोग उसमें गड़बड़ करते हैं, एंड फिर कैसा होता है चैप्टर में उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आपको। तो इस लेक्चर के एंड में जो PDF दिया है उसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा प्लीज उनको अच्छे से सॉल्व करिएगा, सीरियसली सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये जो PDF मैं बनाता हूँ बच्चों, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी से एज इट इज उठा के दे दो, मैं कम से कम 4 से 5 रेफरेंस बुक अच्छे वाले लेता हूँ, और उसमें मैं देखता हूँ कि जो मैंने आज लेक्चर में सीखा उससे कनेक्टेड क्या क्या क्वेश्चन एंट्रेंस में आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर बनाए गए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन मैं लाइन वाइज प्रॉपर ऑर्डर में फिर लिखता हूँ और फिर टाइप करवा के फिर आपको PDF के फॉर्म में दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे साइड से हार्डवर्क है, अगर आप हार्डवर्क करोगे डेफिनेटली आपका जो डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। तो यही बेटा मैं हमेशा पॉजिटिव बोलूंगा, इसका उल्टा भी बोल सकता था बट मेरे मुंह से निकलते नहीं वो वर्ड्स, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, हार्डवर्क करिए, डेफिनेटली आपका गोल आपको अचीव करने में हेल्प हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ व्हाट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल बोर्ड्स में उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, और एंट्रेंस में भी JEE मेंस या नीट में हर साल उसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये ऑर्गेनिक के IUPAC जैसा बिल्कुल भी नहीं है, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। सो डोंट मिस दोस लेक्चर्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में हम लोग सबसे पहले इसके DPP वर्कशीट को डिस्कस करेंगे, देन विल स्टार्ट विद IUPAC नॉमेनक्लेचर। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।